नमस्कार साथियों। आज जब मैं आपसे बात करना चाह रहा था काउंसलिंग से रिलेटेड। जब भी मैं प्लान करता हूं आपको कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजों को बताऊं, इसी बीच कुछ ऐसी खबर आ जाती है जो मुझे मजबूर करती है कि आप लोग के साथ सबसे पहले मैं वो शेयर करूं। दरअसल आज और कल की घटना, दोनों घटनाओं को मिलाकर मैं इस लाइव सेशन में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि आज मॉर्निंग में एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जो एफएक्यूज जारी किया था, और उस एफएक्यूज में क्या इंफॉर्मेशन थी ये मैंने बहुत ही तरीके से सारी चीजें आपको समझा दी थी। और आपने समझा भी था कि उस पूरे के पूरे एफएक्यूज में कुछ भी बहुत एज सच बेनिफिट्स नहीं आने वाली थी बात, ना ही कुछ बेनिफिट्स होने वाला था। लेकिन आज जो घटना और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ये बड़ा ताजुब है। ये सुनकर आपको लगेगा कि क्या हो रहा है दरअसल, और आगे क्या होगा। इन दो चीजों के पीछे बहुत बड़ा सवाल है। आज देखिए, आज जो भी खबर है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। जो मैं बताऊंगा आपका दिमाग घूम जाएगा। कल की जो घटना घटी थी आपको पूरी तरह से पता है कि सारी पीआईएल्स कल सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन सारी चीजों को सुना, और सुनकर सारी पीआईएल को इकट्ठी कर ली, यानी कि 6 याचिकाएं। और उन सारी की सारी याचिकाओं को क्लब करके पुरानी वाली याचिका के साथ ऐड करके 8 जुलाई का डेट दे दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आज जो शॉकिंग खबर आपके पास आ रही है, और उस खबर क्या है, वो ये है कि पटना पुलिस कि जो भी ईओयू, यानी कि बिहार ने आप क्या किया था, जब ये नीट के एग्जामिनेशंस पेपर लीक की घटना घटी और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर लॉन्च हुई, लोगों की अरेस्टिंग हुई, उसके बाद ईओयू ने रिमाइंडर भेजा वाली लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि एक्चुअली ये मैटर है क्या और इसके पीछे क्या हुआ है। दरअसल एक्चुअली क्या हुआ कि जब बिहार में पेपर लीक हुआ, बच्चों की अरेस्टिंग हुई, जो सरगना थे, आरोपी थे, उन लोगों को अरेस्ट करके बिहार की पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, रिमांड भी लेती है, जेल भी भेजती है, ये सारी घटनाएं घटती हैं। उसके बाद एक बिहार सरकार ने ईओयू गठित की थी, अपराध शाखा, जिसको ये केस दिया गया था इसे जांच करने के लिए। और अब यहाँ पर हुआ क्या है, जरा ये भी समझिए। ईओई का कहना है कि नीट पेपर लीक, एनटीए ने न तो मूल प्रश्न पत्र भेजा, न संदिग्ध 11 परीक्षार्थियों की जानकारी दी। यानी कि जितने भी बच्चे वहां अरेस्ट हुए थे उसके बारे में, और इनफैक्ट जो वहां पर जले हुए पेपर मिले थे। आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि पटना में एक ऐसा स्कूल जहां पर वो बंद पड़ा था, जहां पर बच्चों को बैठा के पेपर्स, क्योंकि ये घटना आपको याद होगी, कैंडिडेट को रात भर रटवाए गए थे आंसर शीट्स। ये खबर आपने सुनी भी होगी, और मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया भी था। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में महिला एक एवं दानापुर नगर परिषद के कनीय अभियंता समेत 13 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ये वो खबर थी। और उसमें जो बच्चा एक कॉलेज एग्जाम देकर बाहर निकला था, उसने कन्फेस किया था कि मुझे एक दिन पहले ही उस स्कूल में रोक लिया गया, वहां पर सारे पेपर्स हमें दिए गए और हमें रात भर रटवाया गया क्या उसके आंसर्स थे। और अगले दिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो हूबहू वही पेपर आया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है वो बच्चा। और जो पुलिस की डायरी में मेंशन है ये पूरी इंफॉर्मेशन, जब ये पुलिस की डायरी में पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, वो बच्चे पूरी बहुत सारे लोग यानी कि वहां पर जेल में है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ईएयू ने रिमाइंडर भेजा, ईएयू को रिमाइंडर भेजना पड़ा है। और ये पूरी घटना क्या है ये आप समझिए कि जब ये अरेस्टिंग हो गई, जो भी चीजें बरामद हुई, मोबाइल्स, सिम, लैपटॉप, एडमिट कार्ड, ये तमाम चीजें वहां पर रिकवर्ड हुई। और रिकवरी के बाद
अब आप मैं बताऊं आपको कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के बच्चे से कोई क्वेश्चन पेपर ले ले और कहे कि इससे मैंने मिलान किया है। उन्हें ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन से न्यूज एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर मिला, या फिर जो एनटीए की इस बार जो एक्चुअली जितने भी पेपर्स के सेट थे वो, और जो वहां पर जले हुए पेपर का कॉपी मिला, उसमें जो चीजें प्रिंटेड है, और जो इस बार एग्जामिनेशन में जो पेपर्स था आपका, उसको ऑथेंटिक सोर्स से पुलिस को चाहिए, क्योंकि उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। तो उसने क्या किया कि उस जो 11 परीक्षार्थी की जानकारी उन्हें चाहिए थी, उसके रोल नंबर्स या एडमिट कार्ड या कुछ भी डिटेल उन्होंने दिया होगा। ठीक है, वो चाहे तो ऑफिशियली वेबसाइट्स पर लॉगिन करके निकाल सकते थे, लेकिन ये एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर्स के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो कह सके कि कल की डेट में एनटीए ये ना कहे कि आपने जिस पेपर को आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन पेपर जो चला हुआ मिला है, ये मेरे आपके एग्जामिनेशन हॉल मतलब आज ही के पेपर का था जिसमें आप बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए वो क्या कहते हैं कि वो एनटीए को उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजा कि आप वो सारी चीजें यानी कि 11 बच्चों के डिटेल बताइए, और जो एनटीए का जो मूल प्रश्न पत्र था, जो मेन आपका एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाने वाला आपका कौन सा पेपर, यानी कि कोई भी सेट हो, तो उस सेट और आपके ये विद्यार्थियों की डिटेल एनटीए से मांगी गई। एनटीए ने कोई इंफॉर्मेशन रिमाइंड नहीं भेजा पटना की ईओयू को। अब पटना की ईओयू को कोई इंफॉर्मेशन न मिलने के चलते उन्होंने रिमाइंडर भेजा है। और आपको मैं बताऊं, ये खबर आपको अगर पढ़ के मैं समझाऊं, तो इस खबर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जांच के लिए एफएसएल नहीं भेजे जा सके साक्ष्य। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यों नहीं भेजा जा चुका, वो पुलिस बता रही है कि 5 मई को पुलिस ने खेमनी चक स्थित बंद हो चुके लर्न एंड प्ले स्कूल, हवाई अड्डा स्थित एनएचआई के गेस्ट हाउस, एजी कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट सहित कई अन्य इलाके में छापेमारी की। खेमनी चक से पुलिस ने जले प्रश्न पत्र बरामद किए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सूत्रों की माने, और ये खबर कब की है, ये खबर आज की है, ये खबर आज के न्यूज़पेपर की है, आज आई है। और ये आज की खबर में बताया जा रहा है कि यहां भी एडमिट हो रहा है। सूत्रों की माने तो एनएचएआई के गेस्ट हाउस से पुलिस ने ओएमआर सीट बरामद की थी। इसके अलावा परीक्षा माफियों के पास से कई मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक और अन्य सामान बरामद किए गए थे। कुछ मोबाइल ऐसे मिले हैं जिन्हें गिरफ्तारी के ठीक पहले माफियाओं ने फॉर्मेट कर दिया। सभी बरामद साक्ष्यों को पुलिस राज्य से बाहर के एफएसएल को जांच के लिए भेजेगी। लेकिन लेकिन अब यहां पर देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जो एनटीए बोल रही है कि मुझे जानकारी नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिख रही है, बता रही है पुलिस प्रेस रिपोर्टर्स को, सभी बरामद साक्ष्यों को पुलिस राज्य से बाहर के एफएसएल को जांच के लिए भेजेगी। लेकिन यहां देखिए, लेकिन 35 दिन बाद भी बरामद साक्ष्य जांच के लिए एफएसएल नहीं भेज पाया है। ईओयू के अधिकारी का कहना है कि एनटीए से जवाब मिलने के बाद ही बरामद साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। यानी कि एनटीए ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है पटना ईओयू को। अब पटना ईओयू को अब वो न्यूज को भी देख रही होगी, क्योंकि आज एफएक्यूज में बता रही है कि उनको खबर है इस चीज का, जांच चल रही है। तो क्या ये अगर जांच चल रही होती और एनटीए अगर एग्रेसिव होती इस मैटर को देखने के लिए, तो एयू के द्वारा मांगे गए डिटेल्ड यानी कि 11 परीक्षार्थियों की जानकारी और जो
न्यूज जो आपका प्रश्न पत्र है, जो आपके एग्जामिनेशन में पेपर आया था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से बिहार की ईओयू टीम मांग रही है, उसको एनटीए ने नहीं दिया। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं कि अभी भी पटना के जेल में आरोपी जेल में ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं। 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, 2 पर आदेश सुरक्षित। यानी कि 7 अभी भी जेल में हैं और वो बेल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी, बेल उनकी खारिज हो गई है। और जो 2 लोग हैं उनके लिए अभी जजमेंट को होल्ड पे रखा गया है। यानी कि इनफैक्ट अगर अभी मैं आपको आज की ये खबर आपको अपडेट करूं, तो ये पूरा का पूरा मामला अभी भी कहीं ना कहीं बॉल एनटीए की तरफ जा रहा है कि एनटीए सीरियस नहीं है इस पेपर लीक वाले मामले को रिवेल करने के लिए। अगर इतने ही ज्यादा एनटीए एक्टिव होती तो आपकी क्या राय है? आप ये जो खबर आप देख रहे हैं, जो आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको क्या लग रहा है? एनटीए सीरियस है? आज कल की बातों के बाद एनटीए ने आज एफएक्यूज जारी किया। एफएक्यूज में बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने कवर करने की कोशिश की कि फलाना फलाना मेरा नाम ये है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मेरी अथॉरिटी ये है, मैं यहां से। इन तमाम चीजों के बावजूद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनटीए ने पूरे के पूरे एफएक्यूज में वो बात बताई ही नहीं जिसकी जरूरत है, जिसके लिए सारी चीजें बतानी चाहिए। अब देखिए, जो मैं आपको बताऊं, ये खबर अपने आप में पूरी बात क्लियर करती है कि एनटीए सीरियस नहीं है। अगर एनटीए सीरियस होती तो बिहार के ईओयू को रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिना रिमाइंडर, ये तो मैं कह रहा था, प्रोएक्टिव होके एनटीए को पहले ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी, कोई टीम डेलीगेट्स भेजनी थी, जांच टीम भेजनी चाहिए थी। वो जांच टीम वहां जाकर वो वेरीफाई करती कि जो वहां पर लोकल पुलिस, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं एनटीए की आइडेंटिटी क्या है, मैं आपको बताऊं एनटीए की आइडेंटिटी, नो डाउट ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, लेकिन एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट फर्म के जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट लॉस इसे ही मैनेज करना है, इनके सारे एक्सपेंसेस इन्हें ही मीट करनी है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी, ठीक है ये ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन ये एनटीए का जो फॉर्मेशन है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ट्रस्ट के जैसा सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर में है। ठीक है, इनके डायरेक्टर्स सो कॉल्ड आपके आईएएस होते हैं या फिर कुछ नॉमिनेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बट इस एनटीए की जो फॉर्मेशन है इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर में सेल्फ फंड मैनेजमेंट का भी प्रेशर है। तो हो सकता है इनको फंड्स को लेके लिमिटेड रिसोर्सेज हो इनके पास, ये ना चाहते हो कि इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किया जाए या एक्सपेंसेस को बढ़ाया जाए, इंफॉर्मेशन को स्टेप फॉरवर्ड होके जाकर खर्च की जाए। लेकिन पता नहीं क्या है इंटरनल मामला, बट ये जरूर है कि ये 100% गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन वाली। आपने देखा होगा जब भी इनके नोटिस, आज भी अभी एक नोटिस आई है, आप एनएमसी के साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर ऊपर में इनके सोसाइटी की रजिस्ट्रेशंस का नंबर आपको मिलेगा। तो वो क्या है, एनटीए एक फॉर्मेशन जो है ना, ये फॉर्मेशन इस सिस्टम को ड्राइव करने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाई गई है, और ये अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटीज और वर्किंग अपने ही खर्चों से मेंटेन, यानी कि आप जो ट्यूशन, आप जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देते हैं, काउंसलिंग के फीस देते हैं, इन सारी चीजों को वो क्लब करते हुए यही उनका इनकम का सोर्स है जिसके माध्यम से उनके एक्सपेंसेस मीट होते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी ना हो, तो मैं आपको बताऊं यही कि ये 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटीज के लिए इनको काम दिया गया है। इनका काम सिर्फ बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना और एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करा के रिजल्ट को जारी कर देना। अब रिजल्ट के बाद
स्टेट काउंसलिंग बॉडी, चूंकि ऐसा नॉर्म्स बनाया गया है कि जो ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम ये जारी करेंगे, इसी ऑल इंडिया रैंक सिस्टम को स्टेट फॉलो करेगी और उसी रैंकिंग के हिसाब से अपने स्टेट की रैंकिंग डिजाइन करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा स्ट्रक्चर जो इंडियन एमबीबीएस एडमिशन की बात है या फिर आपके पीजी या यूजी दोनों में, तो इन सारी की सारी एक्टिविटीज एनटीए को करना है, राइट। तो अब मैं बात करूं तो ये देखिए, विजेंद्र गुप्ता ने 2.5 माह पहले ही कहा था नीट का पेपर लीक होगा। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। एग्जामिनर यानी कि 5 मई को आपका एग्जाम होना था और 2.5 महीना पहले ही उसने बोला था कि नीट का पेपर लीक होगा। उसने अपने सिंडिकेट्स, रैकेट, ग्रुप को जरूर इन्फॉर्म किया होगा। और आप क्या समझते हैं कि कोई इतना बड़ा अगर कोई रैकेट चला रहा हो तो क्या उसकी पहुंच एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या एक हेडक्वार्टर या एक स्टेट में होगा? नहीं होगा। आज की डेट में अगर ऐसी घटनाओं की बात मैं करूं तो इनका नेटवर्क पूरे पैन इंडिया होगा। इनके नेटवर्क ऐसे जगह पर होंगे जहां पर आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। तभी तो इतने बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। पता नहीं कौन से नेटवर्क से। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क हर वो सारे सेंटर्स पे था जिन जिन सेंटरों पे ग्रेस मार्क भी दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर रटाए गए और वो सेंटर में जाके लिख नहीं पाए, जिनके चलते टाइम मिसमैनेजमेंट का कंडीशन डाल के इनको अलग से नंबर देके फिर उनको नंबर बढ़ा दिया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, आप समझ लीजिए, जिन्हें रात भर 200 क्वेश्चन का आंसर बताने के बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वो 200 प्रश्नों के उत्तर भी सही तरीके से टिक करके आ जाएं। तो क्या हुआ होगा? उनको एक अलग से 30 मिनट्स 45 मिनट्स का टाइम मैनेजमेंट, टाइम लॉस का स्टोरी बना होगा। पता नहीं, जस्ट हमारा एक वाइल्ड गेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन जब चीजों पे शक होने लगता है तो आदमी के दिमाग में ये सारी बातें उठती हैं कि हो सकता है कि ऐसी घटना घटी हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, एनटीए अगर आज अपने एफएक्यूज में कहती है, एडमिट करती है कि पेपर लीक, चाहे वो आपका गुजरात का हो या बिहार का हो, ये दोनों मैटर को वो एड्रेस कर रही है, दोनों प्लेसेस की बात को वो एड्रेस कर रही है, लेकिन वो ये नहीं कहती है कि उसके साथ उनका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। आज अगर ये पेपर में इंफॉर्मेशन आई और बिहार के ईओयू ने रिमाइंडर भेजा है, ये खबर जब यहां पर छपती है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि हुआ क्या होगा। तो ये क्या हुआ यहां पर, जब ईओयू के इस डिमांड, यानी कि अगर एनटीए डिटेल नहीं भेजती है तो एफएसएल में जांच के लिए वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि जले हुए जो पेपर मिले हैं, क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर की वेरिफिकेशन वो किससे करेंगे? वो किस रेफरेंस में उसको चेक करेंगे कि ये जो पेपर मिला है ये वही पेपर है जो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को दिया गया था? पुलिस चाहे तो किसी बच्चे से ले सकती है, लेकिन उनको ऑथेंटिक सोर्स से चाहिए इंफॉर्मेशन। और एनटीए के अलावा कोई सोर्स नहीं है जो ये कह सके कि इस बार नीट 2024 का कौन सा मेरा पेपर था। तो ईओयू ने रिमाइंडर भेजा है। अब ये रिमाइंडर की जो रिप्लाई है एनटीए कब देगी पता नहीं। इसके बारे में ना मुझे जानकारी है ना आपको जानकारी है, ये पता भी नहीं था। आज एफएक्यू में एनटीए ने जो लिखा है वो भी नहीं समझ में आ रही है बात कि वो कितने लेवल तक कंसर्न है। जो पेपर लीक हुआ है या राजस्थान का या गुजरात का या बिहार का, उनको कितना पता है ये नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उन्होंने कम से कम एडमिट तो जरूर किया है कि हाँ जी, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, एडमिट किया है। लेकिन ईओयू जो बिहार से आपसे रिमाइंडर मांग रही है वो आपने नहीं दिया है। कल की घटना आपको पता ही है कि कल पेपर लीक के मामले में हुई बात, एक सेंटर पे 6 लोगों को 720 कैसे नंबर मिले? 720 में 718 और 719, ये कल की डिटेल है। कल जो कोर्ट में पीआईएल आई थी उसमें क्या क्या डिमांड्स थे उसकी वो डिटेल है। पहला डिमांड ये था कि भाई पेपर लीक हुआ है। देखिए, ये पेपर लीक मामला
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर लीक हुआ है, कई राज्यों में कार्रवाई हो रही है। जैसे 16 मई को एक छात्रा ने बिहार, यूपी व अन्य राज्यों में नीट पेपर लीक की खबरों का हवाला देकर दोबारा परीक्षा कराने और जांच की परीक्षा लगाई। सीजेआई ने 17 मई को केंद्र तथा एनटीए से जवाब मांगा मांगा था, याद है? ये सीजीआई है, चीफ जस्टिस हमारे डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने उसी टाइम इसी जजमेंट में, और जजमेंट क्या, उसी दिन उन्होंने एनटीए से जवाब मांगा था और रिजल्ट रोकने से मना किया था कि मैं रिजल्ट नहीं रोक सकता हूं, रिजल्ट एनटीए अनाउंस कर सकती है। जिसका नतीजा हुआ कि 14 की जगह पे 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो सीजीआई ने जो ऑर्डर दिया था, भाई रोक नहीं लगाई थी, तो उसका नतीजा हुआ कि रिजल्ट तो आ गए। लेकिन एनटीए ने अभी तक जवाब फाइल किया कि नहीं किया, क्योंकि उसकी जो हियरिंग जो 17 मई वाले जो मैटर था, उसका हेयरिंग होने वाला है 8 जुलाई को, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। 8 जुलाई इसीलिए क्या हुआ कि कल की बाकी हेयरिंग जितनी थी, बाकी जो पीआईएल थे, उनको सारा का सारा क्लब करके 8 जुलाई यानी कि सीजीआई के बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। सेकेंड जो मांग थी वो ये थी कि एक ही सेंटर पर 6 लोगों को 720 अंक, कई ऐसे केसेस आए हैं। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्रों को 720 में 720 नंबर मिले हैं। कुछ अन्य मामलों में बराबर नंबर पाने वाले छात्रों के रोल नंबर आसपास रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? परीक्षा दोबारा से जांच। नेक्स्ट, 720 में 718 और 719 कैसे दिए गए? खैर, एनटीए ने आज ये बताया कि मैंने ग्रेस मार्क दिया है। भाई, मैं तो नहीं कहना चाहिए, अनऑफिशियली आपको बोल दूं कि भाई वो लोग एग्जाम में लिख नहीं पाए, तैयारी करने के बावजूद भी, तो हमें ग्रेस मार्क देके उनको पहुंचाना पड़ा। यही है ना घटना, मुझे तो यही लगता है। बाकी एनटीए बोले कि ना, ऐसे नहीं हुई बात। ऑनलाइन परीक्षा में देरी कैसे नापी गई, ये भी सवाल है कि ऑनलाइन परीक्षा में आपने देरी कैसे नाप ली, आपको कैसे पता? अभी तक इन्होंने बोला कि मैं सीसीटीवी के आधार पे इन लोगों को ग्रेस मार्क मिला है। जब इतना बच्चों ने हो हल्ला किया ऑल इंडिया में, इतने लोग रोड पर आए, तो पता चला, तब इन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हम लोगों ने एक जांच कमेटी बैठाई है और वो फिर रिविजिट करेंगे, और रिविजिट करके देखा जाएगा कि उनको ग्रेस मार्क्स जो दिया गया है वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। भाई, आप जो लोग लाइन पर हैं, ऑनलाइन हमारी ये खबर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक जस्ट लाइक कर दीजिए इस लाइव सेशन को, और अपनी राय भी कमेंट कीजिए कि ये एनटीए क्या सही कर रही है या गलत कर रही है। पूरी खबर आपको मैं देता हूं। काउंसलिंग से रिलेटेड जब भी मैं प्लान करता हूं, आपको काउंसलिंग, कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ, ऑल इंडिया कट ऑफ की बात में बताऊं, तभी ये बीच में कुछ ऐसी खबर आ जाती है और मैं मजबूरन फिर इसी टॉपिक पर आता हूं और आपको मैं बताने लगता हूं। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बार बार इन चीजों को ही रिपीट किया जाए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको कंस्ट्रक्टिव काउंसलिंग से रिलेटेड, बट ये इतनी बड़ी धांधली होती है तो इच्छा भी नहीं होती है कि कैसे आपको काउंसलिंग की बात समझाई जाए। राइट? तो आपकी इच्छा क्या है? रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी फीडबैक्स आप जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, इसके बाद है ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे नापी जाती है। ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे नापी जाती है, यह भी पूछा जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा का देरी का पैमाना क्या है, ग्रेस मार्क कैसे दिया गया, एनटीए चुनिंदा सेंटरों पर परीक्षा देरी से शुरू होने की बात सही साबित करने के लिए कोई रिपोर्ट दे, न सीसीटीवी फुटेज दिया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, रीनीट होना चाहिए, जो जितनी घटनाएं दिख रही हैं, बलजीत सिंह जी या ताहिर खान, मैं आपको बताऊं कि ये इतनी चीजें पुख्ता है, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है कि किसी को समझ में बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक और खबर जो कॉर्नर पे लिखी हुई है, जो छुप गई है, जरा मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं कि सांसद का दावा, 720 में 720 नंबर पाने वाले 67 छात्र फरीदाबाद के हैं। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं।
ये देखिए क्या खबर है कि 2024 जो नीट यूजी परीक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 720 में 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए इस मामले को पूरी तरह से बेनकाब हो सकती है। इतने इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। वहीं नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अलख पांडे ने कहा, 5 मई को झारखंड की एजेंसी की सूचना पर बिहार पुलिस ने वाहन को रोका। उसमें से 3 लोग मिले। तलाशी में उन्हें 4 प्रवेश पत्र मिले। उनमें एक छात्र पटना के डीएवी सेंटर पर था। परीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे 2 दिन पहले पेपर रटाया गया था और वही पेपर आया। इस बीच एनटीए ने के जवाब न देने से बिहार में नीट पेपर लीक की जांच रुक गई है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एनटीए से 7 छात्राओं सहित 11 अभ्यर्थियों की डिटेल मांगी थी। सोमवार को ईओयू ने एनटीए को रिमाइंडर भेजा है। जवाब न दिया तो कोर्ट जाएगी। अब ईओयू को कोर्ट जाने की सिचुएशन आ गई है। अब आप समझें कि ईओयू को कोर्ट जाना पड़ेगा, तब जाकर एनटीए जवाब देगी। भाई, चोरी आपके घर में हुई है, आपके बच्चों के पेपर्स के साथ गलत हुआ है, पटना पुलिस और ईओयू आपको प्रेशर दे रही है कि आप मुझे सहयोग करिए जांच में। तो जांच में सहयोग न करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब ईओयू की ये रिपोर्ट, मुझे मालूम है ये जरूर शामिल होगी, और जब ये शामिल होगी तो आप समझ सकते हैं कि बात कहां जाएगी। तो बच्चों, आपको पता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप मायूस हो जाएं, खामोश हो जाएं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप रोड पर प्रदर्शन करें। लेकिन जब मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, शीर्ष अदालत में है, तो वहां से आपको जस्टिस मिलेगा। आप राइट वे में अपने अधिकार का डिमांड जरूर करिए। तोड़ फोड़, दंगा फसाद, प्रदर्शन, इससे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। राइट सिस्टम जो है वो आप समझिए, राइट सिस्टम वही है। कोर्ट, न्याय आपको कोर्ट से मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली आज मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने इकट्ठे आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। और कोर्ट जरूर आपकी आवाज सुनेगी। आपके दर्द की दवा कोर्ट है। इंतजार कीजिए अब 8 जुलाई का। लेकिन पैरेलली बच्चों, आप अपनी पढ़ाई जरूर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, काउंसलिंग विरोध बहुत अच्छी बात है, लेकिन काउंसलिंग नहीं होगी, होगी हार्डली मैटर। इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एनटीए को 1 मिनट में सीधा कर दे और 7 दिनों का, 6 दिनों का इंस्ट्रक्शन दे दे। 6 दिनों के अंदर में बोले कि आप अनाउंस कीजिए कि कब आप एग्जाम ले रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट बता देगी और चीफ जस्टिस के बेंच पर अगर वहां से कोई ऑर्डर आएगा, तो आप समझते हैं बहुत सारी ऐसी बड़ी केसेस आई हैं हमारी सीजीआई के बेंच से, जिसको देखते हुए आप मान सकते हैं कि हम सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जस्टिस मिलेगा। क्योंकि ये इतने साक्ष्य हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कि बड़े बड़े जो कॉकस भी होगा ना, शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाएगा। छोटे छोटे शायद जगहों पे कुछ उनके पावर्स चल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या अपने प्रेशर से, पावर से, पैसे से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम सबका भरोसा है, वहां से आप सबको, हम सबको जस्टिस मिलेगा, ये मान कर चलिए। और अब 8 जुलाई बहुत ज्यादा दिन नहीं है। तब तक बच्चों, आप पेरेंट्स और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, खाली टाइम था, एंजॉय करने का टाइम था, लेकिन अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और खासकर उन बच्चों के लिए, अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस
और ओपन कैटेगरीज के हैं उन बच्चों के लिए जिनके नंबर 650 के नीचे हैं। आपको एक सेकंड भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिन बच्चों के 650 एंड एवव हैं और 660 एवव है, उन बच्चों को अपनी काउंसलिंग के लिए प्लान करिए। अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो आप टैलेंटेड हैं, मुझे मालूम है। 15 दिन 20 दिन का भी अगर आपको समय मिलेगा तो आप रिवाइज करेंगे, आप अच्छा नंबर लाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी उन्हीं बच्चों को है जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत तरीके से या लक बाई चांस उनको पेप नंबर आया है। वो बच्चे सोच रहे हैं कि यदि री एग्जाम होगा तो नंबर कैसे आएगा। तो मेरे भाई, इस एग्जामिनेशन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला ही ये एग्जामिनेशन है। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी अगर एग्जाम देना हो तो आप दीजिए। हाँ, हो सकता है कि एक दो प्रश्नों के चलते आप टॉपर्स, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर में आपकी रैंकिंग तब्दील हो सकती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में आपके वो पेपर कैसे गए और आप किसी और बच्चे का कैसा जाएगा, इस पे कुछ जरूर मायने रखता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये कहता हूं कि प्लीज आप अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी में कहीं से कोई आप मिस्टेक ना करिए। राइट? तो चलिए, बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि हम सबके साथ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट है, आप धैर्य बनाकर रखिए। आपके सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। आपको पेशेंस रखना है। आप समय अपना बर्बाद इधर उधर ना करके आप पढ़ाई में कीजिए, काउंसलिंग में लगे रहिए, जरूर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।